तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। और मैंने आपसे कहा भी था कि इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की एप्लीकेशंस डिफरेंट चैप्टर्स में देखने को मिलेगी। तो एक सवाल देखते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर पर बेस्ड, बहुत ही छोटा सा और अच्छा क्वेश्चन है। ये मान लेते हैं अर्थ मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, सपोज सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, यहाँ पर हमने एक पॉइंट मास को रखा, स्मॉल एम मास। अर्थ को फिक्स्ड मानते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। इस पॉइंट मास को हमने इस कनेक्टिंग लाइन के परपेंडिकुलर कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, गिवन नहीं है उसकी वैल्यू, और ये गिवन है कि पार्टिकल इस अर्थ के अट्रैक्टिव फोर्स के कारण कुछ इस तरह के पाथ पर मूव करते हुए अर्थ को टेंजेंशियली ऐसे टच करता हुआ जाता है, ठीक है। ये डायग्राम बना के क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, बहुत छोटा सा सवाल। इस पार्टिकल को कितनी स्पीड से हमने थ्रो किया है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप ट्राई कर सकते हैं एक बार वीडियो को पॉज करते हुए, फिर आकर सॉल्यूशन को देखें। देखो, मान लेते हैं कि पहले वेरिएबल्स मानते हैं। इनिशियल पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो u है, जो कि गिवन है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और पार्टिकल जब यहाँ से टेंजेंशियली टच करता हुआ जाता है, यहाँ पार्टिकल की स्पीड को v मान लेते हैं, ठीक है। कितने वेरिएबल माने हमने? दो, तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बनाते हैं। पहली इक्वेशन सिस्टम पे एनर्जी कंजर्वेशन, ये पुरानी बातें हैं तो ग्रेविटेशन चैप्टर की। तो सिस्टम की एनर्जी कंजर्व करते हैं। देखना, सिस्टम की इनिशियल टोटल एनर्जी, उस पॉइंट मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², अर्थ की काइनेटिक एनर्जी 0, ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रही है, और आपस की इंटरेक्शन एनर्जी -gmm/2r, ये तो लिखना आता होगा आपको। 2r मतलब यहां से वहां तक का सेपरेशन, इक्वल्स टू, जब ये पॉइंट मास यहां से पास हो रहा है तो सिस्टम की टोटल एनर्जी, पॉइंट मास की काइनेटिक एनर्जी और आपस की इंटरेक्शन एनर्जी -gmm/R। सिंपल है एकदम। ये तो हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। अब आते हैं जो टॉपिक चल रहा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसका लॉजिक ढंग से सुनना। देखो, ये पॉइंट मास जब मूव करते हुए यहां से इस तरह से अलग अलग पोजीशंस मार्क कर रहा हूं, पास कर रहा होगा पार्टिकल, उस पार्टिकल पर अर्थ के कारण अट्रैक्टिव नेचर का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ऐसे, जो कि हमेशा अर्थ के सेंटर से पास होगा, ये तो हम जानते हैं। हमेशा फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, हो सकता है यहाँ मैग्नीट्यूड F1 है, यहाँ पर F2 है, लेकिन वो जो फोर्स है वो हमेशा अर्थ के सेंटर से पास हो रहा है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उस पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स हमेशा अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क 0 रहेगा उस पार्टिकल पर। भाई फोर्स अगर किसी एक ही पॉइंट से पास होगा, इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, जो एक ही पॉइंट से पास होते हैं, तो उनका टॉर्क जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसके अबाउट क्या आएगा? 0। ये तो पुरानी बात है, ये भी हम जानते हैं। अब इस पॉइंट के अबाउट में उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या करने वाला हूं? कंजर्व करते हैं। कंजर्व, देखना, उस पॉइंट मास का इस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ये तो mv लिखा है मैंने, इनटू वेलोसिटी वेक्टर पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कितना आएगा? वो 2r इक्वल्स टू, यहां पर लिखते हैं जब यहां से पास हो रहा है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो कि रेडियस के बराबर है r। इक्वेशन नंबर 2। क्या टफ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं। तो बहुत इजीली हम इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को अलग अलग चैप्टर्स में भी यूज में ले सकते हैं, जैसे कि यहां पर देखा। और क्वेश्चन करते हैं बच्चों जिसमें इसकी और एप्लीकेशन समझ में आएगी हमको। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर भी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इसका बहुत यूज आता है, और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत इजीली इसको समझ भी पाएंगे हम, और इसको यूज में लेना सीख जाएंगे आगे के लिए, किस तरह से इसको यूज में लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इसकी एप्लीकेशन है। सपोज यहां कहीं पर एक प्लस कैपिटल Q फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड, मूव नहीं कर सकता ये। इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इस लाइन के अलोंग मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई है, यहां पर इसके परपेंडिकुलर एक पोजीशन मार्क कर रहा हूं, यहां कहीं पर। सपोज ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल d है, और हम वहां से एक पॉइंट चार्ज प्लस स्मॉल q को इस कनेक्टिंग लाइन के पैरेलल ऐसे थ्रो करते हैं कुछ इनिशियल स्पीड u से, ठीक है।
ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, डायग्राम बना के सवाल लिख सकते हैं, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। हमको इन दोनों चार्जेस के बीच में मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो आप फिर से एक बार ट्राई करें पॉज करते हुए, फिर सॉल्यूशन से मैच कराएं। देखो बच्चों, पहले समझते हैं सवाल को। पॉजिटिव पॉजिटिव में आपस में रिपल्शन होगा, ये तो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकता, तो वो इसके रिपल्सिव फोर्स के कारण एक रैंडम ट्रेजेक्ट्री बना रहा हूं आपके सामने, इस तरह के ट्रैक पर जाएगा। ठीक है, किसी इंस्टेंट पर जब वो स्मॉल क्यू चार्ज, मान लेते हैं यहां कहीं से पास हो रहा है, प्लस स्मॉल क्यू, इस पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू से उस पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू को मिलाते हैं एक बार। अब देखना, जिस इंस्टेंट पे उस पॉइंट चार्ज का वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी v मान लेता हूं, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा, हम जानते हैं कि ये सेपरेशन मिनिमम है, जो कि हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये मिनिमम सेपरेशन निकालने के लिए आप ये देखो कितने वेरिएबल हमने अज्यूम किए, दो वेरिएबल, एक तो ये v और एक ये r मिनिमम। तो दो इक्वेशन हमको इस क्वेश्चन में भी बनानी पड़ेगी। पहली इक्वेशन फिर से वही एनर्जी कंजर्वेशन, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के सिस्टम की एनर्जी को कंजर्व कर रहा हूं। इनिशियल लिखते हैं, उस पॉइंट चार्ज की काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, और आपस की इंटरेक्शन एनर्जी k q1 q2 डिवाइड बाय आपस का सेपरेशन, इनफाइनाइट सेपरेशन था शुरू में, इक्वल्स टू, जब वो पॉइंट चार्ज यहां से पास हो रहा है तब सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखते हैं। पॉइंट चार्ज की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², कैपिटल Q वाले की काइनेटिक एनर्जी 0 और आपस की इंटरेक्शन एनर्जी k q1 q2 बाय r मिनिमम। इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन और जो कि टॉपिक चल रहा है हमारा, समझते हुए उस पॉइंट चार्ज पर इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स को देखो एक बार डायग्राम बनाते हुए। जब वो पॉइंट चार्ज यहां से पास हुआ, इसने उस पर रिपल्सिव नेचर का फोर्स ऐसे लगाया। जब वो पॉइंट चार्ज यहां से पास हुआ, इसने उस पर रिपल्सिव फोर्स ऐसे लगाया। जब यहां से पास हुआ तो इस तरह से फोर्स लगाया। तो अलग अलग पोजीशन से पास होते टाइम इसके कारण उस पर जो फोर्स लग रहा है डायग्राम में दिखा दिया। अब कॉमन बात क्या है, किसी भी इंस्टेंट पर देख लो स्मॉल चार्ज को, लगने वाला फोर्स हमेशा यहां से पास हो रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट उस पर रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा, 0। और हमको पता है कि अगर इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क उस पर 0 है तो उसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट क्या रहेगा, कंजर्व। करते हैं कंजर्व, इनिशियली लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, मास m, वेलोसिटी u, और वेलोसिटी वाली लाइन पर जिस पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d के बराबर, इक्वल्स टू यहां से पास होते टाइम m इंटू वी, और इस वेलोसिटी वाली लाइन पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये डिस्टेंस कितनी है, r मिनिमम। आप देख सकते हो दो इक्वेशंस वापस से और दो वेरिएबल सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें इसका यूज समझ में आएगा हमको। और आप जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे सब में देखना कॉमन बात यही है कि कितना अच्छा हम डायग्राम बना के क्वेश्चन को समझते हैं। लैंग्वेज ढंग से पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर क्वेश्चन में कमांड आएगी। जल्दीबाजी करेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टॉपिक वीक रह जाएगा हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इसकी एप्लीकेशन समझ में आएगी। थोड़ा सा बोर्ड ऐसा ही है यार। देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ढंग से समझें तो मज़ा भी आएगा आपको। एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल बना लेते हैं। ये टेबल की सरफेस, मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग या एक स्प्रिंग ले लेते हैं, चलो एक स्प्रिंग का एक सिरा यहाँ से फिक्स कर दिया। स्प्रिंग के दूसरे सिरे से मैंने एक पॉइंट मास m अटैच किया, स्प्रिंग कांस्टेंट k मान लेते हैं। ठीक है, और स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ वो मान लेते हैं L0। ठीक है, इस टेबल और उस ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0। अब क्या करते हैं, इस ब्लॉक को इस स्प्रिंग के परपेंडिकुलर इसी सरफेस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी u दे देते हैं। डायग्राम यहाँ समझाऊं, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्प्रिंग का एक सिरा यहाँ पे फिक्स कर दिया, स्प्रिंग के दूसरे सिरे से एक ब्लॉक अटैच किया और इसी सरफेस के अलोंग उस ब्लॉक को स्प्रिंग के परपेंडिकुलर इधर की तरफ मान लेते हैं, कुछ वेलोसिटी u दी। अब क्या होगा, जैसी वेलोसिटी देंगे ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, आगे अपने आप सोचना है आपको। डायग्राम बना के सवाल लिख सकते हैं, फाइंड द
मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, फिर आकर मेरे सॉल्यूशन को देखें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो मैं इसको समझाने के लिए इस डायग्राम का टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। टॉप व्यू का मतलब टेबल पर ये ब्लॉक ऐसे रोटेट होगा, स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन भी आएगा। अगर इसको ऊपर से देखते हैं, ऊपर से, तो डायग्राम कैसा दिखाई देगा वो देखना। ऊपर से देखने पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छा हो जाता है, इसलिए टॉप व्यू वाला डायग्राम मैं आपको बताता हूं। देखो तो टॉप व्यू बनाते हैं बच्चों। ऊपर से देखने पर जो इनिशियल इंस्टेंट पे डायग्राम दिखाई देगा ना, वो डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ। इस ब्लॉक को हमने u वेलोसिटी दी है। जैसी वेलोसिटी u देंगे आप देखो dt टाइम के बाद ये ब्लॉक ऐसे स्ट्रेट लाइन पे जाने की कोशिश करेगा। मान लो यहां कहीं पहुंच जाता है। सिर्फ इसके पाथ के बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको। आप देख सकते हो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से थोड़ी ज़्यादा लेंथ पर आ चुकी है, मतलब स्प्रिंग में एलोंगेशन जनरेट हो गया। अब एलोंगेटेड स्प्रिंग उस पॉइंट मास को, ब्लॉक को पॉइंट मास की तरह दिखा रहा हूँ। एलोंगेटेड स्प्रिंग उस ब्लॉक पर या उस पॉइंट मास पर ऐसे पुलिंग नेचर का फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग में जो भी टेंशन होगी, इस टेंशन फोर्स के कारण क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर है, उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करके देखो। एक तो स्प्रिंग के अलोंग, एक स्प्रिंग के परपेंडिकुलर, v अलोंग v परपेंडिकुलर। आप देख सकते हो स्प्रिंग फोर्स अलोंग वाली वेलोसिटी के अपोजिट है। तो एक तरह से पार्टिकल की जो वेलोसिटी स्प्रिंग के अलोंग होगी उसको स्प्रिंग फोर्स कम करने की कोशिश करेगा, और जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी उसके कारण इस पॉइंट मास की एंगुलर पोजीशन इस पॉइंट के अबाउट लगातार चेंज होगी, मतलब रोटेट होता हुआ नजर आएगा। अब सवाल पूछा है मैक्सिमम एलोंगेशन कब आएगा, तो ये भी डायग्राम से समझ सकते हैं कि स्प्रिंग में एलोंगेशन बढ़ते बढ़ते मान लेते हैं थोड़ी देर के बाद, ये वो इंस्टेंट बना रहा हूं आपके सामने जब स्प्रिंग में एलोंगेशन मैक्सिमम था। मान लेते हैं स्प्रिंग में जो एलोंगेशन है दैट इज एक्स मैक्स, ऐसे मैंने अज्यूम कर लिया। अब समझना काम की बात, लगातार अलोंग वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का स्प्रिंग फोर्स के कारण कम होता जा रहा है, लेकिन जब तक भी ये नॉन जीरो वेलोसिटी रहेगी अलोंग वाली, लगातार स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगी ये वाली वेलोसिटी। स्प्रिंग की लेंथ बढ़ते 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 मैक्सिमम एलोंगेशन वाले इंस्टेंट पर खास बात क्या होगी, इस ब्लॉक के पास अलोंग वाली वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ तो होगी। मान लेते हैं वो v डैश होती है, ऐसे मान लिया मैंने। अब कितने वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो है एक्स मैक्स, एक है v डैश। यहां से वहां तक की बात कर रहा हूं मैं। दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, लिखते हैं। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन, सिस्टम की इनिशियल टोटल एनर्जी, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ mg स्क्वायर, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर जो कि जीरो है क्योंकि नेचुरल लेंथ में, इक्वल्स टू, यहां लिखते हैं ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ m, रिजल्टेंट स्पीड यही होगी v डैश का स्क्वायर, स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी हाफ के डिफॉर्मेशन x मैक्स का स्क्वायर, पहली इक्वेशन। ये तो पुरानी बातें। नई बात क्या है वो आते हैं काम की बात पे। इस ब्लॉक के मोशन को आप देखो, लगातार स्प्रिंग का जो फोर्स है, आप किसी भी इंस्टेंट पे यहां डायग्राम बना के देखो, ऐसे स्प्रिंग का फोर्स ऐसे लग रहा होगा। हमेशा स्प्रिंग का फोर्स इस वाले पॉइंट से पास होगा, चाहे स्प्रिंग का फोर्स पुलिंग नेचर का हो चाहे पुशिंग नेचर का हो, कैसा भी हो। इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट उस ब्लॉक पर रिजल्टेंट टॉर्क क्या रहेगा बच्चों, जीरो। इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट उस ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो लिखते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ब्लॉक अबाउट दिस पॉइंट, ब्लॉक का मास इनटू उसकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी वाली लाइन पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो कि नेचुरल लेंथ बताया था मैंने L0 है के बराबर है, इक्वल्स टू फाइनल इस वाली पोजीशन पर ब्लॉक का मास इनटू वेलोसिटी v डैश, और वेलोसिटी वेक्टर पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये लेंथ कितनी है, नेचुरल लेंथ मान लो इतनी थी, ये हो गया डिफॉर्मेशन x मैक्स, तो हो गया L0 प्लस x मैक्स। सॉल्व कर सकते हो आप दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर, करेंगे भी सही। पर आज की क्लास में मैंने यही कोशिश की है समझाने की कि किस तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, उसकी क्या कंडीशन है, और किस तरह से क्वेश्चंस की अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक पार्ट और लेकर आऊँगा, पार्ट 3 इसका, जिसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे, और जो कंबाइंड मोशन के क्वेश्चंस होते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के, जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है, उसको भी देखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, मतलब पार्ट 3 के अंदर। तब तक बाय बाय।